बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ CSS ऐसे राइटिंग के हवाले से कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमेशा हर साल में जो CSS में सबसे ज़्यादा फेलियर रेशो होती है वो ऐसे में होती है। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे करते हैं कि वो फर्स्ट एग्ज़ाम जो कि ऐसे राइटिंग का ही होता है वो एग्ज़ाम देने के बाद वो बाकी एग्ज़ाम्स देते ही नहीं हैं। ऐसे में ऐसा क्या मुश्किल है? कुछ चीजें हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है, कुछ रूल्स हैं ऐसे के। मटेरियल तो सबके पास होता है लेकिन उस मटेरियल को यूटिलाइज किस तरह से करना है इसमें सबको प्रॉब्लम होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे राइटिंग के हवाले से स्पेशली CSS एग्जाम के लिए ऐसे राइटिंग के हवाले से कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टिप जो हमारे पास है वो है ब्रेनस्टॉर्म द आइडियाज। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा तो आपने क्या करना है, जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपके दिमाग में रफली आइडियाज आते जा रहे हैं आप उनको राइट डाउन करते जाओ। उन तमाम आइडियाज को लिखने के बाद आपने एलिमिनेट कर देने हैं जो नॉन रिलेटेड आइडियाज हैं। वो आइडियाज जो कि आपके टॉपिक से मैच नहीं कर रहे आपने उनको एलिमिनेट कर देना है और बाकी जो आइडियाज आपके पास रह गए हैं उनको आपने अरेंज करना है एक सीक्वेंस में बाय नंबरिंग देम। अगर आपकी आउटलाइन अच्छी नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि एग्जामिनर जो है वो आपका बाकी पेपर चेक करेगा। सो योर आउटलाइन शुड बी वेरी एंगेजिंग। फर्स्टली जब आपने आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म कर लिया फिर आपने ओरिजिनल आउटलाइन बनानी है। ब्रेनस्टॉर्म करते वक्त जो आपने आइडियाज को सीक्वेंस में अरेंज किया है वो आपकी आउटलाइन बन गई है। अब आपने उस आउटलाइन के जरिए, आउटलाइन में जो आप नंबरिंग करते हैं, जो आप आइडिया लिखते हैं वो एक कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। उस आइडिया को पढ़ के ये पता चले कि आप आगे पैराग्राफ में क्या लिखने जा रहे हैं। और आउटलाइन में आपने अननेसेसरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है कि एग्जामिनर उसको पढ़े ही नहीं। आपकी आउटलाइन से बस यही पता चलता है कि आप आगे अपने एसे में क्या लिखने जा रहे हैं। आपकी आउटलाइन एग्जामिनर पे आपका फर्स्ट इम्प्रेशन डालती है। आउटलाइन को आपने इतना एक्सट्रीमली लॉन्ग और डिटेल्ड नहीं बनाना। इट शुड नॉट बी मोर देन 3 pages. The best practice is to make it on 3 pages. After making an outline, thirdly you have to include the examples in outline. Outline में आप examples को भी include करें। अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई करने के लिए आप एग्जाम्पल्स यूज करते हैं। बेसिकली आपने एग्जामिनर को दिखाना होता है कि आपकी इस टॉपिक पर कितनी ग्रिप है। नेक्स्ट इन एसे यू हैव टू जस्टिफाई ईच आर्ग्यूमेंट। आपने जो भी आर्ग्यूमेंट दिया है उसको आपने जस्टिफाई करना है। अब किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे? सूटेबल एग्जाम्पल से आप स्टैटिस्टिकल डाटा, फैक्ट्स, फिगर्स यूज कर सकते हैं। अप्रोप्रिएटली अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आपके जो भी स्टैट्स हैं, फिगर्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, केस स्टडीज हैं, ये सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई करने के लिए। यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि एक आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए मिनिमम आपके पास एक एग्जाम्पल और मैक्सिमम 2 एग्जाम्पल्स लिखें। 2 से ऊपर मत जाएं वरना वो एग्जामिनर को बोर करता है और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स या फैक्ट्स या फिगर्स डाल देना, इससे ये लगता है जैसे कि आप एक टॉपिक को रट कर आए हुए हैं और इससे एग्जामिनर बोर होता है और उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। नेक्स्ट, राइट ईच आर्ग्यूमेंट इन अ न्यू पैराग्राफ। जैसा कि आपने आउटलाइन बनाई, हेडिंग्स के पहले आपकी हेडिंग्स और फिर सब हेडिंग्स होती हैं। फॉर ईच सब हेडिंग यू हैव टू राइट अ सेपरेट पैराग्राफ। हर सब हेडिंग के लिए आपने सेपरेट पैराग्राफ बनाना है। योर एवरी सब हेडिंग इज योर न्यू आर्ग्यूमेंट, इसलिए आपने हर न्यू आर्ग्यूमेंट के लिए अलग से पैराग्राफ बनाना है और उसमें आपने अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए आपने स्टैट्स, फिगर्स और डिफरेंट एग्जाम्पल्स कोट करनी है। Each paragraph is a mini essay. आपने हर पैराग्राफ में मेन आइडिया को डिस्क्राइब करना है। हर पैराग्राफ अपने आप में एक मिनी ऐसे होता है। किस तरह से? जब आप पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो आपने उसको टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट करना है, फिर आपने उसको फर्दर थोड़ा एक्सप्लेन करना है। मीन्स कि जब आप नए आर्ग्यूमेंट पे न्यू पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो उसको वहाँ से स्टार्ट लें, फिर उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, फिर एक एग्जाम्पल दे दें या कुछ स्टैट्स, फिगर्स जो भी आपने उसमें डालना है और नेक्स्ट पे आप उसको कंक्लूड कर दें। सो एवरी पैराग्राफ जो आप लिख रहे हो उसमें एंड पर कंक्लूडिंग सेंटेंस होना चाहिए। That's why we called it that each paragraph is a mini essay.
कनेक्शन ऑफ पैराग्राफ, हर पैराग्राफ दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। जब आप अगला पैराग्राफ लिख रहे हो तो उसे यही लगना चाहिए कि पिछले से कनेक्टेड है, उसमें कोहेरेंस होनी चाहिए, रेलेवेंस पैराग्राफ होने चाहिए। अपने पैराग्राफ्स को आउटलाइन के अकॉर्डिंग लिखें, जिस तरह से आपने आउटलाइन बनाई है उसी तरह से पैराग्राफ्स को लिखें। इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आप टॉपिक से बाहर नहीं गए और जो मेन आइडिया है वो अभी भी स्टिल आपके माइंड में है। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ऐसे का जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर कि आपका जो टॉपिक है ऐसे का आप उसे रिपीट करें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में, लेकिन आपने उन्हीं वर्ड्स को एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना बल्कि अपनी वर्डिंग में चेंज करके उनको लिखना है। फिर उसके बाद आपने एक्सपेंड करना है उसके सब्जेक्ट को विद राइटिंग एग्जांपल्स, या कोई भी केस स्टडी ले लें या जिस तरह से भी आप चाहते हैं उसको एक्सप्लेन करें। और जो लास्ट लाइन होगी आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की, उसमें आपने थीसिस स्टेटमेंट देनी है। मेक श्योर कि आपके थीसिस स्टेटमेंट में एप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज हुए हुए हों, क्योंकि आपका जो पूरा एसे है वो रिवॉल्व कर रहा होता है आपकी थीसिस स्टेटमेंट के अराउंड। एग्जामिनर को थीसिस स्टेटमेंट पढ़कर पता चल जाता है कि आप पूरे ऐसे में क्या लिखने वाले हैं। नेक्स्ट इज राइटिंग अ कंक्लूजन। कंक्लूजन इज बेसिकली द समरी ऑफ योर एसे। आपने पूरा इससे जो लिखा है उसको समराइज कर देना है एक पैराग्राफ में, तो आपका कंक्लूजन जो है वो रेडी है। आप थीसिस स्टेटमेंट को दोबारा कंक्लूजन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई न्यू आइडिया आपने कंक्लूजन में नहीं देना है। जो आइडियाज आप ऑलरेडी ऐसे में डिस्कस कर चुके हैं उन्हीं को आपने समराइज करके कंक्लूजन में प्रोवाइड कर देना है। नो न्यू अमेंडमेंट इन द प्रीवियस आइडियाज।